हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। नेक्स्ट एओडी में अपन पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, है ना। उसके अंदर अपन ने ये देखा है कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं दो कर्व के बीच में, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन आज बात करने जा रहे हैं कॉमन टेंजेंट की। हाउ टू फाइंड कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू कर्व्स, है ना। दो कर्व अपने को दिए हुए हैं, उनकी कॉमन टेंजेंट का डिस्कशन अपने को करना है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन टेंजेंट, तो समझते हैं पहले कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है दो कर्व का। तो देखो कॉमन टेंजेंट कैसे कैसे हो सकती है दो कर्व में। एक तो क्या हो सकता है, जो कॉमन टेंजेंट है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट दोनों में कॉमन है ना। कैसे देखो, ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ इसका है। तो ये जो लाइन है ना L, लाइन L इज कॉमन टेंजेंट टू कर्व C1 एंड C2 एट पॉइंट ना, यहां पे पॉइंट P मान लो x1 y1। तो अपन बोल सकते हैं कि जो x1 y1 पॉइंट है वो C1 में भी है और C2 में भी है ना। L क्या है यहाँ पे, कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C2। तो ये केस हो सकता है, हियर L इज कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C2, है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉमन टेंजेंट की, कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला पॉइंट है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम फॉर C1 एंड C2। क्या बोल सकते हैं अपन यहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ C1 एंड C2 इज सेम। C1 इज कर्व C1 एंड C2 इज कर्व C2। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है। इसका मतलब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये जो लाइन है, जो कॉमन टेंजेंट है, इस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, मतलब x1 y1 लाइज ऑन C1 एंड x1 y1 लाइज ऑन C2। एक तो ये कंडीशन भाई x1 y1 C1 पे होना चाहिए और x1 y1 C2 पे होना चाहिए, पहली बात है ना। तो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि x1 y1 लाइज ऑन C1, है ना। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, x1 y1 लाइज ऑन C2, C2 पर भी होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि dy बाई dx एट x1 y1 मस्ट बी इक्वल टू, है ना, फ्रॉम कर्व 1 से यदि अपन ने dy बाई dx निकाला और dy बाई dx कर्व 2 से निकाला अपन ने एट पॉइंट x1 y1, ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम। यदि ये ऐसा हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये केस 1 है ना। एक ऐसा पॉइंट है जो C1 पर भी है और C2 पर भी है, ठीक है, और उनकी स्लोप भी सेम है। दैट मीन्स दीज टू कर्व्स आर टचिंग ईच अदर, और अपन बोल सकते हैं L इज कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C2। दूसरा केस क्या बनता है, देखो जैसे मान लो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना, एक ऐसी लाइन हो जो C1 पर भी टेंजेंट है और कर्व C2 पर भी टेंजेंट है ना। ये एक लाइन है जो C1 पर भी टेंजेंट है, इसको मैं C1 मान दिया कर्व, इसको मैं C2 मान लिया। ये लाइन है L। तो एक ऐसी लाइन L एग्जिस्ट कर रही है जो C1 पर भी टेंजेंट है और C2 पर भी टेंजेंट है, बट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज डिफरेंट, है ना। अपन ऐसा बोल रहे हैं कि एक लाइन, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है। C1 पर मान लो यहां टच कर रही है, C2 पर मान लो यहां टच कर रही है,
तो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट, बट दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C2। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट, है ना, कॉमन टेंजेंट विथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, दोनों का अलग अलग मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, या इस टाइप की कॉमन टेंजेंट को अपन कैसे निकालेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली बात, एक पॉइंट लिया अपन ने x1 y1, मान लेते हैं इस पे, दूसरा पॉइंट अपन ने लिया, मान लो ये P है तो ये Q, x2 y2। तो अपन क्या बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, x1 y1 x2 y2, यहां पे कितने वेरिएबल्स है बच्चों, 4 वेरिएबल्स। ठीक बात, एक x1 y1 P में, x2 y2 Q में, तो 4 वेरिएबल्स है। यदि अपने को एक ऐसी लाइन निकालनी है तो अपने को क्या चाहिए, 4 इक्वेशंस। सही बात, अपने को क्या चाहिए, 4 इक्वेशन। ध्यान से समझना ये प्रोसीजर, अपने को क्या चाहिए, 4 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन किससे आएगा बच्चों, पहला इक्वेशन आ जाएगा किससे, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। ठीक बात, कर्व 1 पे सेटिस्फाई करवा दिया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये मान लो C1 है, ये मान लो fx है, ये मान लो है gx। ठीक बात, y2 इज इक्वल टू आ गया मान लो f ऑफ x2, g है क्या ये, तो g ऑफ x2। तो जो 2 पॉइंट है x2 y2 वो किस पे है, C2 पे है। तो x2 y2 सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, y इज इक्वल टू gx को, और x1 y1 सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, y इक्वल टू f ऑफ x को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तो अपने को मिल गया है ना। अभी तक अपन को क्या मिला है, 2 इक्वेशन मिला है कि x2 y2 किस पे होना चाहिए, y इज इक्वल टू gx कर्व पे होना चाहिए, और x1 y1 पॉइंट किस पे है, C1 पे है। तो अपन ने ये एज्यूम किया और सेटिस्फाई करवा दिया। अल्टीमेटली वी नीड 2 मोर इक्वेशंस, है ना, 2 और इक्वेशन चाहिए। वो कहां से मिलेगी, वो कहां से मिलेगी। अब अभी तक अपन ने इस टेंजेंट का यूज नहीं किया है, अब टेंजेंट के पे आते हैं अपन। अब टेंजेंट पे आते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि टेंजेंट का स्लोप एट x1 y1 शुड बी इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप एट x2 y2। बोल सकते हैं क्या, बोलो। तो अपन क्या बोलते हैं, dy बाई dx, या स्लोप को मैं m1 नाम दे देता हूं, कर्व m1 के लिए m1, या dy बाई dx ही बोल देता हूं डायरेक्टली, dy बाई dx फॉर कर्व C1 एट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1 शुड बी इक्वल टू dy बाई dx किसका बच्चों, dy बाई dx फॉर कर्व 2 एट पॉइंट x2 y2, है ना। x2 y2 पे अपन ने क्या निकाला, स्लोप निकाला, q पॉइंट पे स्लोप निकाला कर्व 2 से, और स्लोप निकाला कर्व 1 से। दोनों स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम। इक्वेशन नंबर 3। ठीक बात, बोलो। इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन चाहिए अपने को, वो इक्वेशन कहां से मिलेगी, एक और इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपन वो इक्वेशन यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट से मिलने वाली है ना, जैसे x1 y1 x2 y2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे या लाइन की स्लोप लिखेंगे, वो भी तो मिलेगी अपने को, उसकी स्लोप भी तो आएगी। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस मस्ट बी इक्वल टू अपन बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोल सकते हैं, बोलो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो स्लोप इसकी आ रही है, स्लोप यहां से निकाल के स्लोप यहां से निकाली मैंने, दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए इसके। तो ये अल्टीमेटली अपने पास के कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी,
ए इक्वल टू सी ऑटोमेटिकली उसी में आ जाएगा, तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, अल्टीमेटली तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस फ्रॉम हियर। अब अपने पास 4 इक्वेशंस है और 4 ही वेरिएबल्स है। सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, देखते हैं समझते हैं अपने को। अब इसको अपन को सिंपल करने के लिए, है ना, वेरिएबल्स को कम करने के लिए अपन ने क्या किया, देखो बच्चों, क्योंकि वेरिएबल 4 नहीं लेना चाह रहे अपन, है ना, वेरिएबल को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल रिड्यूस करने का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या बोला, अच्छा ऐसे करो, कॉमन टेंजेंट निकालनी है, इसका मान लो मेरे को ग्राफ फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मान लो दिया हुआ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक बात बोलो। तो पॉइंट मान लो, है ना, इन पॉइंट्स को कुछ मान लो, इसको पॉइंट मान लो t1 कॉमा एफ ऑफ t1 मान लेता हूं, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं t2 कॉमा जी ऑफ t2। तो उससे क्या होगा कि ये जो 2 इक्वेशन बना रहे हैं ना, ये अपनी कम हो जाएगी। अब वेरिएबल अपने को 2 ही दिखेंगे, बोलो, है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट्स मान लिए t1 कॉमा एफ ऑफ t1, t2 कॉमा जी ऑफ t2। अब इन दोनों पॉइंट्स पे कंडीशन लगाने तो ये इक्वेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसी में आ गया कि पॉइंट कर्व 1 के ऊपर है, ये वाला पॉइंट कर्व 2 के ऊपर है ना। पॉइंट P को मैंने ये मान लिया बच्चों, और पॉइंट Q को मैंने ये मान लिया, ठीक बात बोलो। अब ये 2 कंडीशंस तो हट गई, अब बस ये कंडीशंस लगाने की जरूरत है। तो अपन क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, या f डैश, सीधा अपन लिखते हैं कि f डैश t1 dy बाई डी एक्स एट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, f डैश t1, है ना, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, f डैश t1 शुड बी इक्वल टू g डैश t2। इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, g डैश t2। इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, f डैश t1। तो टेंजेंट की स्लोप एट p, टेंजेंट की स्लोप एट q शुड बी इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 को अपन डायरेक्टली क्या लिख देता हूं मैं, y2 क्या है, g ऑफ t2, g ऑफ t2 माइनस g ऑफ t1 अपॉन t2 माइनस t1। सो दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट वी विल बी यूजिंग, है ना। बहुत ही सिंपल है। रिजल्ट को यदि ध्यान से देखें कि टेंजेंट की स्लोप एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू टेंजेंट की स्लोप एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टेंजेंट की स्लोप ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको लिख लो एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो। तो अपन ने बोला कि अच्छा कॉमन टेंजेंट निकालने का ये मेथड अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें ये मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अच्छा क्या मिलता है अपने को, ठीक है। बिकॉज दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉमन टेंजेंट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कॉमन टेंजेंट निकालने का ये तरीका है। क्वेश्चन लिखते हैं, let there are 2 curve, one is y equal to x square minus 5x plus 6, ठीक है। second curve is y equal to x square plus x plus 1, है ना। we have these 2 curves, we have to find equation of common tangent, ठीक है ना। common tangent की इक्वेशन निकालनी है अपने को। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। अपन ने बोला कि अच्छा ये 2 कर्व हैं, 2 अलग अलग कर्व हैं मान लो, है ना। पहले इनको प्लॉट करते हैं ना ग्राफिकली। 2,3 इसका रूट है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6 ही हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ पे 1/4, और मतलब इसका मतलब अपन इसकी बात करने वाले हैं, है ना। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अपन को। समझ में आ रही है के बाद, इस टाइप की कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, इसकी अपने को क्या निकालनी है, इक्वेशन। कैसे निकालेंगे देखो,
अपन ने क्या बोला, पॉइंट पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन कर्व 1, इसको कर्व 2 नाम दे देता हूं। कर्व 1 पे जनरल पॉइंट यदि P की बात करूं तो P पॉइंट ये है, मान लो ये Q पॉइंट है। अच्छा इसको P दे दिया तो इसको P दे दो। P पॉइंट अपन ने माना P इज इक्वल टू क्या होगा, T1 कोमा T1 स्क्वायर माइनस 5 T1 प्लस 6। ऐसे Q पॉइंट मान लिया मैंने T2 कोमा T2 स्क्वायर प्लस T2 प्लस 1। ठीक बात बोलो। तो अपने पास देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पे क्या है, P मैंने मान लिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर T1, Q मैंने मान लिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर T2। तो कंडीशन सच दैट दिस विल बी कॉमन टेंजेंट टू दिस टू कर्व्स। तो अपन ने बोला कंडीशन क्या है, F डैश T1 है ना, F डैश T1 शुड बी इक्वल टू G डैश T2 है ना। ये कर्व यदि y इक्वल टू g ऑफ x है तो g डैश T2 ये कर्व माना है मैंने y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो f डैश T1 इज इक्वल टू g डैश T2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, g ऑफ T2 माइनस f ऑफ T1 अपॉन T2 माइनस T1 है ना, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की स्लोप। तो f डैश T1 का मतलब देखो यहां पे क्या है, 2T1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2T1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2T2 प्लस 1 है ना। टेंजेंट की स्लोप फ्रॉम दिस कर्व इज 2T2 प्लस 1 और टेंजेंट की स्लोप फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू T2 स्क्वायर प्लस T2 प्लस 1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस 5T1 प्लस 6 अपॉन T2 माइनस T1 बोल सकते हैं, बोलो। अब इन दोनों को यदि अपन ने सिंप्लीफाई किया है ना, ये एक तरीके से अपने पास क्या इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है ना। दो इक्वेशन है अपने पास, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी है ना, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अपने पास क्या है, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। तो T1 T2 निकाल सकते हैं ना यहां से। तो T1 T2 कैसे निकालते हैं, सोल्व करते हैं। इन दोनों को अपन ने सोल्व किया तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, T1 माइनस T2 इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। यहां से आ गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3। ठीक बात बोलो। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं ना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो T2 माइनस T1 का यूज कर लेते हैं उसमें, बोलो। तो ये क्या आ रहा है देखो, 2 टाइम्स T2 प्लस 1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 का यूज कर लेते हैं। T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। यहां से T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक बात। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू डाल देते हैं, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना इजी हो जाएगा। T2 माइनस T1 को अपन ने रख दिया -3 इंटू T2 प्लस T1 इंटू T2 प्लस T1। ऐसे सिमिलरली T2 प्लस 5T1 है ना, कैलकुलेशन देख लो, 1 माइनस 6 आ जाएगा -5 अपॉन T2 माइनस T1 क्या है, -3। ठीक बात। कैलकुलेशन -3 इधर गया, क्या बच जाएगा देखो, माइनस ऑफ 6 T2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 T2 -3 T1 प्लस T2 प्लस 5 T1 -5। ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। T2 को एक साथ कर लेते हैं अपन और T1 को एक साथ कर लेते हैं। तो यहां पे क्या बच जाएगा देखो, -3 T2 प्लस T2 आ जाएगा -2 T2, उधर गया तो बच जाएगा क्या, माइनस का 4 T2, इधर बच जाएगा -3। तो इसको इधर, इसको उठा के कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 2। ठीक बात। -3 T1 प्लस 5 T1 हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स T1। ठीक बात। इसको इधर ले गए अपन, तो ये क्या आ रहा है देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 4 T2 प्लस 2 T1 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बच जाएगा अपने पास 2 T2 प्लस T1
-1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 क्या थी, T1 T2 माइनस T1 इक्वल टू -3, तो T2 माइनस T1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐड कर दो दोनों को, यहां से क्या आएगा 3T2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो T2 इज इक्वल टू बच्चों आ गया -2/3, है ना। तो यहां से T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो T1 इज इक्वल टू वहां से निकाल दो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -3, तो T1 भी निकल आएगा। T1 क्या आ जाएगा 3 प्लस T2, तो 3 माइनस 2/3, 3 प्लस T2, ये कितना आ रहा है 6 माइनस 2, नहीं 9 माइनस 2, 7/3। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 7/3, है ना। ये तो कैलकुलेशन थी, कंसेप्ट क्या था, ये है कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्ट तो अपन ने कैलकुलेशन करी है, ठीक है ना। यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि अच्छा f डैश T1 g डैश T2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, g ऑफ T2 माइनस f ऑफ T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये कैलकुलेशन कर लिया। अब तो क्या आ गया अपने पास, दोनों पॉइंट आ गए, क्या बोलो, T1 आ गया T2 आ गया, मतलब क्या आ गया P और Q आ गया, P और Q आ गया मतलब स्लोप आ गई। या अपन f डैश T1 से स्लोप निकाल लो, तो पॉइंट अपन निकाल लेते हैं, पॉइंट T1 P पे पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट P क्या आएगा देखो 7/3 कोमा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 49/9 माइनस 35/3 प्लस 6, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आ रहा है, यह जाएगा -105 माइनस 2/9, 7/3 कोमा -2/9, ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट P आ गया क्या, अब स्लोप निकालनी है तो क्या आ जाएगा y माइनस ऑफ 2/9 इज इक्वल टू स्लोप f डैश T1 से निकाल लो। T1 कितना है, T1 है 7/3, तो 7/3 रख दो, ये हो जाएगा 14/3 माइनस 5, है ना, 14/2 इंटू 7/3 माइनस 5, 14 माइनस 15 माइनस 1/3 आ गया क्या स्लोप, बोलो, है ना। स्लोप क्या है, f डैश T1 है ना स्लोप। तो अपन इक्वेशन लिख रहे हैं उस टेंजेंट की, जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, -1/3 इंटू x माइनस x1। x1 क्या है यहाँ पे 7/3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इस इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा देखो, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 9y प्लस 2 इज इक्वल टू -3x माइनस प्लस 7, ठीक बात। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 9y प्लस 3x, है ना, 9y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, ध्यान रखो ये क्या आ रहा है अपने पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आई बात, थोड़ा सा लेंदी होता ही है ये प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना, ये अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, अपन ये ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स ए गुड प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्योर एओडी से इसमें अपन ने कहीं भी किसी और चीज का यूज नहीं किया है, प्योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अपन ने कॉमन टेंजेंट निकाली है, ठीक बात। प्योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अपन ने कॉमन टेंजेंट निकाली है। कैसे, प्रोसीजर क्या है, समझ में आया होगा प्रोसीजर। क्या आ रहा है अपने पास 9y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट अप्रोच, अच्छा इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा, या मेथड 2। अपन बोल रहे हैं कि ये दोनों कर्व तो क्या है, पैराबोलिक है ना, कर्व क्या है, पैराबोलिक कर्व्स है, ठीक है। तो 2 डिग्री जो कर्व, यदि 2 डिग्री कर्व गिवन है तो उसके लिए एक और मेथड एग्जिस्ट करता है ना, 2 डिग्री कर्व्स के लिए एक और एक मेथड एग्जिस्ट करता है। अपन ये बोल सकते हैं कि इस लाइन की एक टेंजेंट मान लेते हैं फॉर कर्व 1, लेट से टेंजेंट इज, है ना, टेंजेंट फॉर कर्व 1, लेट से इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज, लेट से इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस c, है ना, ये मान लिया अपन ने।
लेट्स से इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या x प्लस बी वाई प्लस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर है क्योंकि इक्वेशन इस टाइप की आ रही है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लिया। अब एम एक्स प्लस सी इसका भी टेंजेंट है और एम एक्स प्लस सी इसका भी टेंजेंट है, तो यदि अपन d जीरो करके सॉल्व करें एम एक्स प्लस सी, अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो कंसेप्ट क्या है, अपन बोल रहे हैं कि इस लाइन का, ये लाइन इस पे टेंजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये इसको टच करके पास कर रही है, तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस कर्व का। सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस बात का मतलब क्या है, इस कर्व को इस लाइन के साथ सोल्व करूं तो डिस्क्रिमिनेंट जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि वो क्या होगा, एक रिपीटेड रूट बन रहा होगा, है ना। अदरवाइज क्या आएगा, 2 पॉइंट्स ऑफ, यदि पॉइंट इसको लाइन ऐसे कट कर रहा होता तो क्या होता, उसमें 2 पॉइंट्स आते तो मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 0, लाइन बाहर होगा तो d शुड बी लेस देन 0। लाइन कर्व के ऊपर है, टच कर रहा है, मतलब वो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, या अपन बोल सकते हैं कि ये लाइन इसको इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब इस लाइन का और इस कर्व का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कब आएगा, व्हेन d इक्वल टू 0। तो देखो एक सॉल्यूशन कब आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y की जगह अपन रख दिया एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन क्या बच गई बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एम इंटू एक्स प्लस 6 माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक बात, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, है ना। अच्छा पहले एक को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहां से इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास, इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अपन बोल रहे हैं कि इसका d क्या होना चाहिए, 0, d 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 माइनस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाई कर देते हैं, 25 प्लस एम स्क्वायर प्लस 10m माइनस 24 प्लस 4c इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इसको अपन ने मान लो इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक बात, यही सेम काम अपन किसके लिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए। तो अपन ने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सॉल्व कर देते हैं, ये फर्स्ट सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व कर देते हैं एम एक्स प्लस सी के साथ। तो यहां से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे भी d 0 होना चाहिए। सेम बात अपन इसके लिए भी बोलेंगे। तो d को 0 करने पे क्या कंडीशन बन रही है, 1 माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस सी, है ना। d इक्वल टू 0 करने पे क्या बन रहा है, 1 माइनस एम का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m, 1 माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 प्लस 4c इक्वल टू 0। ये बन रहा है इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात, 1 माइनस 2 कर दो, क्या मिल रहा है अपने को, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4c से 4c गया, है ना, तो m ही बच जाएगा 10m, 1 माइनस 2 करने पे ये बच गया 12m, है ना, 10m माइनस का 2m, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4c से 4c कैंसिल हो गया, 25 माइनस 24 1, ये क्या बचेगा माइनस ऑफ 3, है ना, यहां क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 4, तो 12 प्लस 12m प्लस 4। ठीक है बात, इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 0। तो यहां से देखो m का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 4/12, काफी सुंदर एक्सप्रेशन है, -1/3। समझ में आ रही बात, स्लोप आ गई, कॉमन टेंजेंट की स्लोप आ गई अपने पास। यदि कोई कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो उसकी स्लोप ये होगी, और ये स्लोप आ रही है, इसका मतलब ही ये है कि एक ऐसी लाइन है जो इस कर्व 1 पे भी सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कर्व 2 पे भी सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब हैंस m इज इक्वल टू -1/3 मस्ट बी ए कॉमन टेंजेंट। क्लियर है पॉइंट,
है ना, ये काम तो अपन करते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही वर्क कर रहे हैं। m इक्वल टू -1/3 आ गया। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है अपने को क्या नहीं पता, c नहीं पता, तो c निकाल सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना, c की वैल्यू निकाल लो कोई भी एक इक्वेशन में रख के, है ना, c भी निकल जाएगा। तो y इक्वल टू c की वैल्यू यहां से किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो, देख लेना, है ना, -1/x/3 प्लस c क्या आना चाहिए, देखो यहां से स्लोप तो वही आ रहा है -5/9, है ना, +5/9, -1/3 m की जगह रख दो, अपने को क्या मिल जाएगा किसी भी एक इक्वेशन में, तो c मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों 9y, ये वही है 9y प्लस 3x -5 = 0। सो द सेम इक्वेशन वी गोट अर्लियर। तो ये इसका इजी अप्रोच है, बट ये इसका एक मतलब अपन बोल सकते हैं कि दिस इज लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिया हुआ हो ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। ये एप्लीकेबल कब है, जब अपने को क्वाड्रेटिक टाइप की चीजें दी हुई है, 2 डिग्री कर्व बन रहा है ना, सोल्व करने पे 2 डिग्री कर्व बन रहा है, तभी अपन बोल सकते हैं कि d = 0। क्यूबिक में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां से एक लाइन जाके इसको फिर से कट कर दे, तो ये वाली बात रॉन्ग हो जाएगी कि d = 0 होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये पॉइंट है ही ना, क्यूबिक में तो d का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यही है कि इस प्रोसेस का लिमिटेशन है, इसलिए वही दोनों ही प्रोसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन अपने को क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे अपन ने अप्रोच किया है, दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होंगे। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन खुद से अप्रोच करना, सेम प्रोसेस है, इसको जरूर खुद से करना। y = x² + 4x + 8, इसी से तुम लर्न कर पाओगे कि अपन क्या किए। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, प्रूव दैट, है ना, एक कर्व दिया हुआ है xy = 4, दूसरा कर्व दिया हुआ है x² + y² = 8। प्रूव दैट these two curves touches each other, prove that these two curves touches each other है ना, ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है एट 2 पॉइंट्स, है ना। ऑल्सो दैट देयर पॉइंट ऑफ, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बताना है, ठीक है। तो अपने को दो कर्व दिए हुए हैं, एक तो अपने को हाइपरबोला दिख रहा है साफ साफ, ये क्या दिख रहा है अपने को, सर्किल दिख रहा है। तो एक हाइपरबोला है xy = 4, एक हाइपरबोला है xy = 4, और एक क्या दिख रहा है अपने को, सर्किल। बोल रहा है कि ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि मैं AOD से जा रहा हूं अभी, है ना, इसका कोऑर्डिनेट में भी सॉल्यूशन होगा और बहुत सुंदर सा सॉल्यूशन होगा। अभी अपन AOD से करना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा, ये दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। यदि कोई these two curves touches each other का मतलब पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके आते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। इफ दे टच each other then we must get a point of intersection। तो xy = 4 और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x = है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, x1 y1 = 4। दूसरा अपन बोल सकते हैं कि x1² + y1² मस्ट बी 8। तो y1 की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो यह आ जाएगा x1² + 16/x1² = 8। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x1² का होल स्क्वायर प्लस -8 × x1 का स्क्वायर
प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों, x1 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट आया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, एक पॉइंट तो आ रहा है 2 और एक पॉइंट आ रहा है बच्चों -2। x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 निकाल लो। x1 इज इक्वल टू 2 पे y1 क्या आएगा, y1 यहां से आ जाएगा 4/2। तो 2,2 पॉइंट आ गया, क्या बोलो, ये पॉइंट क्या आ गया, -2, -2। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। अभी तक अपन ने ये नहीं प्रूफ किया कि ये इस कर्व को टच करता है इस पॉइंट पे, है ना। अपन ने ये क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच भी कर सकते हैं, है ना, कट भी कर सकते हैं। तो टच करते हैं, इस बात का प्रूफ क्या है कि स्लोप फ्रॉम दिस कर्व 8.2,2 एंड स्लोप फ्रॉम दिस कर्व 8.2,2 मस्ट बी सेम, है ना। सेम स्लोप यदि आ गई तो मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, टच कर रहे हैं। तो 2,2 पे स्लोप की निकालते हैं m1, तो dy/dx फ्रॉम कर्व 1 8.2,2 मस्ट बी इक्वल टू dy/dx, है ना, dy/dx 8 कर्व 2 और 8.2,2, है ना। दोनों कर्व से dy/dx 8.2,2 शुड बी सेम, देन ओनली वी कैन से दैट दीज टू कर्व्स टचेज ईच अदर। ठीक है, तो निकालते हैं अपन dy/dx। अच्छा, यहां से dy/dx निकाले क्या, ये क्या आ जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू 4/x। तो अपन यहां से y डैश निकालें तो क्या आ रहा है, -4/x1 स्क्वायर, है ना, -4/x स्क्वायर। और y डैश 8.2,2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, -4/4 विच इज -1। ऐसे अपन बोलेंगे कि y डैश, ये तो फर्स्ट कर्व की बात कर रहे हैं अपन। सेकेंड कर्व क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2x + 2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से y डैश क्या आ रहा है, -x/y। तो y डैश 8.2,2 क्या निकल के आ गया बच्चों, क्या निकल के आ रहा है, ये -2/2, वो भी आ रहा है -1। तो ये स्लोप भी -1, ये स्लोप भी -1। हैंस यहां से अपन ने प्रूफ किया कि 8.2,2 दीज टू कर्व्स टचेज ईच अदर, क्योंकि 2,2 पॉइंट क्या है, 2,2 सेटिस्फाइज C1, 2,2 सेटिस्फाइज C2। इसका मतलब ये पॉइंट दोनों में है। तो यहां इस पॉइंट से दोनों कर्व पास कर रहे हैं और अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि इस पॉइंट पे दोनों की जो स्लोप निकल के आ रही है, स्लोप इज सेम, हेंस दीज टू कर्व्स टचेज ईच अदर, है ना। ऐसी स्थिति है ना इनकी। सिमिलरली वी कैन प्रूफ फॉर -2, -2। ठीक है, बात समझ में आया बात। वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है, दोनों मेथड से करना है बच्चों। दोनों मेथड अपने अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 से दोनों से करना है उसको, ठीक है। खुद से जब अप्रोच कर रहे हैं, यूज बाय बोथ द मेथड्स। एक और प्रॉब्लम लिख लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स। कर्व कौन कौन से हैं अपने पास, y इज इक्वल टू x³ और दूसरा अपने पास y² इज इक्वल टू 24x, है ना। y इज इक्वल टू x³ का मतलब अपने पास ये वाला कर्व, ठीक बात। y² इज इक्वल टू 24x मतलब ये वाला ग्राफ। टेंजेंट, यदि कॉमन टेंजेंट की बात करें तो कौन सा कुछ कॉमन टेंजेंट आएगा, y² इज इक्वल टू x³ ना, ऐसा कुछ जाएगा ये, और ये कुछ ऐसा कुछ जाने वाला है, y² इज इक्वल टू 24x। तो अब कॉमन टेंजेंट कैसे आ सकती है, देखो ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट कर सकती है क्या, बोलो, है ना। ग्राफिकली अपन जस्ट सोच रहे हैं, अभी इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा इन दोनों में कोई कॉमन टेंजेंट आ सकती है क्या, है ना। पहले तो ये बात, ठीक है ना। उसके बाद अपन उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक ये पॉइंट मिल जाए, एक ये पॉइंट मिल जाए, है ना। ये पॉइंट x³ पे है, ये पॉइंट, तो ये मान लेते हैं P, है ना। P को मैंने मान लिया T1, T1³, ठीक बात। या सीधा x1, x1³ मान सकते हैं अपन,
कोई दिक्कत नहीं है। जब P पॉइंट इसको Q मान लिया तो अपन ने माना कि P पॉइंट क्या है, लेट से T1, T1 क्यूब, और Q पॉइंट अपन ने मान लिया क्या, कुछ और भी जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामेट्रिक पॉइंट मानने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे AT² 2AT मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना, वो भी तुम मान सकते हो। तो इसको अपन ने मान लिया T2, y को मैंने रखा है इस केस में T2, क्योंकि y को T2 रखने से अपने को, या इसको एज इट इज ये भी रख सकते हो तुम T2² 24, है ना, ये भी एज्यूम कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इससे बढ़ जाएगी, है ना, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानने से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए अपन ये नहीं मान रहे, अपन इसको सिंपली क्या रखते हैं, सिंपली रखते हैं x1, y1 P पॉइंट को, तो x और Q पॉइंट को अपन रखते हैं x2, y2, और इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं अभी, है ना। उन दोनों मानने से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ये अपन, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, y1² 24, या अपन AT² 2AT मान लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब और आसान पड़ेगा ये। तो y1 = x1 क्यूब, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन y2² है ना, y2 Q पॉइंट इसके ऊपर है ना, तो y2² 24x2, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अपने पास 4 वेरिएबल्स है, x1 y1 x2 y2, ये तो अपन ने पहले ये देखा कि अच्छा ये 2 पॉइंट दोनों कर्व के ऊपर तो होंगे ही। दूसरी बात, बिल्कुल AOD से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, AOD से कर रहे हैं पहले, AOD का अपना यूज है। y2² 24x2, अब अपन बोलते हैं कि अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट डिफरेंशिएशन अपन निकालें, इस पॉइंट पे स्लोप है ना dy/dx फॉर कर्व 1, है ना, कर्व इसको कर्व 1 बोल देता हूं, इसको कर्व 2 बोल देता हूं, ठीक है। कर्व 1 y = x³ है, तो y = x³ पे मैंने पॉइंट P माना है, शुड बी इक्वल टू dy/dx एट कर्व 2 एट पॉइंट Q शुड बी इक्वल टू, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक बात बोलो। dy/dx निकाल देते हैं, dy/dx इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 3x1² है ना, x1 है पॉइंट, तो 3x1² = इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2y y' = 24, y' = 12/y, तो इसका क्या आ जाएगा 12/y1, ठीक बात बोलो, 12/y2, पॉइंट x2 y2 है ना इसके ऊपर, Q पॉइंट क्या है x2 y2, तो 12/y2 = क्या आना चाहिए अपने पास, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक बात। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपन अलग से, कुछ अपने को रिलेशन दिख रहा है तो देखते हैं अपन। y2² = 24x2 है एक रिलेशन, y1 = x1 क्यूब रख सकते हैं, तो y1 y2 को हटाने की कोशिश करते हैं अपन पहले तो अपने पास ये इक्वेशन बन रही है यहां पे, है ना, 3x1² = 12/y2 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। थोड़ा केयरफुली इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को, तो अपन ये बोलते हैं कि एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, y2 = 4/x1², ठीक बात, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, या इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखो अपने को, इधर तो आ जाएगा 3x1², उधर क्या आएगा, y2 की जगह अपन रख देते हैं, y2 = क्या है अपने पास 4/x1² माइनस y1 क्या है, y1 को भी रख देते हैं, y1 = x1 का क्यूब अपॉन x2 यदि निकालना चाहें, x2 - x1, x2 क्या है, सबको अपन x1 में लेके आना चाह रहे हैं ना, तो x2 = क्या है, यहां पे देखो x2 = y2² 24, y2² 24,
y2 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 4/x1² रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 16/x1 की पावर 4 24। तो x2 क्या आ गया बच्चों, x2 आ जाएगा 2/3 की पावर 4। ठीक है, ये x2 आया इन टर्म्स ऑफ x1, सबको x1 की टर्म्स में लेके आ रहे हैं ना, वहां पे रख देता हूं आगे। तो ये क्या आ रहा है बच्चों अपने पास, 3x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 की पावर 5 अपॉन x1² अपॉन, नीचे क्या है देखो, x2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2/3 x1 की पावर 4 माइनस x1। तो ये क्या आ रहा है देखो, 3x1² इज इक्वल टू 4 माइनस x1 की पावर 5, यह आ जाएगा 2 माइनस 3x1 की पावर 4, इधर आ जाएगा अपने पास 3x1 की पावर 4 अपॉन x1²। ये बच गया ऊपर 2, 3x1² से गया 3x1² है ना, ऊपर क्या है अपने पास देखो, ऊपर आएगा 3x1 की पावर 4, नीचे आएगा अपने पास x1 का स्क्वायर। तो अपन बोलते हैं कि x1² से इसका ये 2 और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर। तो ये क्या आ गया अपने पास, 2 माइनस 3x1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 की पावर 5। यहां से क्या आ रहा है देखो, पावर 5 आएगा ना पावर में, 2 माइनस 3x1 की पावर 5 आएगा है ना। तो ये क्या आ जाएगा देखो, इधर बच गया 2 इंटू x1 की पावर 5, इधर क्या बच गया -2 है ना। तो यहां से x1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन आ रही है ना, x1 इक्वल टू -1। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लो रैंडम बनाया है तो थोड़ा सा टफ बन गया, ठीक है ना। तो x1 की इज इक्वल टू -1, ये आ गया अपने पास x1 इक्वल टू -1। तो x1 इक्वल टू -1 रखने पे अपने को क्या मिल जाएगा देखो, x1 इक्वल टू -1 रखने पे y की वैल्यू भी आ जाएगी क्या, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। तो पॉइंट अपने पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू -1, तो y1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -1। x1 इक्वल टू -1 रखने पे है ना, p पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, तो x1 इक्वल टू -1 रखने पे y1 इक्वल टू -1 आ गया। अब ऐसे ही x2 y2 भी निकाल लो यहां से, x2 क्या आ जाएगा देखो, x2 है y2², x2 है अपने पास 2/3 x1 की पावर 4, तो 2/3 x1 की पावर 4 का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, -1 ही है वो, तो x2 आ गया। सिमिलरली y2 क्या है, y2 है अपने पास, y2 इन टर्म्स ऑफ x1 क्या है, y2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x1², तो y2 क्या आ जाएगा अपने पास 4। तो ये x2 y2 आ गया, x1 y1 आ गया क्या अपने पास, x2 y2 आ गया क्या, तो अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी ना, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, बोलो। तो टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, y + 1 इज इक्वल टू ना 4 + 1 5 अपॉन 2/3 + 1 into x minus x plus 1. So this is the equation of tangent. अब इसको करने का एक और तरीका है, that is simple. ये थोड़ा सा लेंदी पड़ गया है ना, थोड़ा सा क्या ज्यादा लेंदी पड़ गया है ना, अपन ने इस अप्रोच से ही करके देखा कि कैसा हो रहा है ना, ये लेंदी आया। तो एक और अप्रोच इसकी होगी, उसको अपन समझते हैं कि वो क्या है। अल्टरनेट अप्रोच इसकी कोई पॉसिबल है क्या, इतना लेंदी तो कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया है ना। अच्छा, अब अपन बोलते हैं कि इसका अल्टरनेट अप्रोच भी होगा। अपन ये जानते हैं कि अच्छा ये लाइन क्या है, y² इज इक्वल टू 24x, तो क्या है, पैराबोला है। पैराबोला की अपन टेंजेंट तो जानते हैं ना, पैराबोला की टेंजेंट तो जानते हैं। पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a/m। a यहाँ पे क्या है 6/m, ठीक बात, ये है पैराबोला की टेंजेंट। अब इस y इक्वल टू x³ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। y इक्वल टू x³ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 क्या है, x1³ इज इक्वल टू 3x1² इंटू x माइनस x1, ठीक बात।
टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा x1 क्यूब, बोलो टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा x1 क्यूब लिख सकते हैं ऐसा, बोलो y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, ये लाइन ये भी टेंजेंट है, यदि ये कॉमन टेंजेंट है तो दोनों सेम होनी चाहिए। तो अपन ने क्या बोला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 को, 2 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3x1 क्यूब प्लस x1 क्यूब, ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x1 स्क्वायर एक्स माइनस 2x1 क्यूब, है ना। अल्टीमेटली ये आ गया क्या, तो अपने को क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये दोनों लाइन सेम है बिल्कुल डिट्टो, तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू m इफ दे आर कॉमन टेंजेंट, है ना। तो दोनों लाइंस को क्या होना पड़ेगा, q पे जो टेंजेंट है और p पे टेंजेंट है दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू m आ गया एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या बच जाएगी, माइनस 2x1 क्यूब माइनस 2x1 क्यूब इज इक्वल टू 6/m, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया इसका बच्चों। x1 इज इक्वल टू x1 क्यूब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m/3, या m की वैल्यू उठा के रख दो, m की वैल्यू क्या आ रही है 6 अपॉन माइनस 2x1 क्यूब, है ना, इसमें रख दो तो अपने पास क्या आ गया, देखो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो m की वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पे, यहां से उठा के m क्या आ रहा है 6 अपॉन माइनस 2x1 क्यूब, ये क्या आ गया, देखो x1 की पावर 5 इक्वल टू -1, यही वहां पे आया था, x1 की पावर 5 इक्वल टू -1, तो अपन बोल सकते हैं कि x1 इक्वल टू -1। तो हर एक का अपना यूज है और अपना, जेई में जैसे कभी भी प्रॉब्लम आया है तो जेई में इतना टफ प्रॉब्लम नहीं आया है। जेई में जब भी प्रॉब्लम आया है तो एक पैराबोला दिया हुआ होता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई ना कोई कर्व गिवन होता है जनरली, और दूसरा कर्व तुम्हारा रैंडम होता है। जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम ही पूछा जाता है इन जनरल। और कॉमन टेंजेंट जो टॉपिक है बच्चों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में हर बार एक दो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आते ही हैं, ठीक है।